अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3G इंग्लिश की तरफ से आज हम अपना ग्रामर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे, जिसके हमें कोशिश यही करेंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप समझें, साथ ही इसको उर्दू में भी समझें, ताकि हमें उर्दू से इंग्लिश बनाने में मदद हो। आज के सबक में हम लेसन में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, स्टेट वर्ब, बी वर्ब, ऑब्जेक्ट और चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करूंगा। तो काइंडली आप इससे बार बार देखिएगा, ताकि अगर बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन यूँ है कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला या कोई एक्शन करने वाला हो सेंटेंस के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलना क्या है? एक्शन है। तो कौन कर रहा है? आई। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। शी बीट्स मी, वो मुझे मारती है। कौन मारता है? वो। तो शी क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। खाना पकाने का एक्शन कौन कर रहा है? आई। तो आई यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सिंपल सा हमें ये पता चला कि जो भी किसी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वर्ब की। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन और स्टेट, यानी वर्ब वो लफ्ज़ है जो एक्शन और स्टेट को शो करता है। यानी वर्ब की दो किस्में होती हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब इज़ अ वर्ड वी यूज़ टू शो फॉर एन एक्शन जस्ट लाइक गो, प्ले, टीच एंड राइट एट्सेट्रा। मतलब एक्शन वर्ब है जो किसी काम को या किसी एक्शन को शो कर रहा होता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके। आई प्ले क्रिकेट, खेलना क्या है? एक्शन है। शी बीट्स मी, वो मुझे मारती है, ये एक्शन वर्ब हो गया। यानी जो काम जुमले के अंदर हो रहा हो उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब स्टेट वर्ब क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोफेशन, पोजीशन, कंडीशन एंड पोजेशन। आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके प्रोफेशन की बात हो रही है। आई एम इन कराची, मैं कराची में हूँ। कहाँ है? कराची में। उसकी पोजीशन। शी इज़ इल, वो बीमार है, यानी उसकी कंडीशन कैसी है? बीमार है वो। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, ये उसकी पोजीशन हो गई, सॉरी। बी इज़ यूज्ड एज अ स्टेट वर्ब, बी को हम एज अ स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें इज़ एम आर यूज़ होगा। पास्ट सिंपल के लिए हम वॉज वर इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट पास्ट दोनों यानी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बीन इस्तेमाल होता है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years, मैं 2 साल से टीचर हूँ। बी वर्ब को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे तो वहाँ इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बीन, यानी आई हैव बीन इस्तेमाल किया जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ पेन, आपके पास कब से पेन है या कब से आपके पास पेन है। आई हैव हैड अ पेन फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से पेन है। आर यू अ टीचर, क्या आप उस्ताद हो? येस आई एम अ टीचर, जी हाँ मैं उस्ताद हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर, आप कितने अरसे से उस्ताद हैं? तो यहाँ हम बीन की थर्ड फॉर्म, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years, मैं 2 साल से उस्ताद हूँ या टीचर हूँ। तो
इनका टीचर होना कब से पास और प्रेजेंट दोनों में है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेट वर्ब की। We use have as a state verb. It talks about profession, position, condition and possession. प्रेजेंट सिंपल में हम हैव और हैज़ इस्तेमाल करते हैं और पास्ट सिंपल में हैड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है या कलम है। तो पेन होना क्या आपकी पोजेशन में, तो वो आपकी मलकियत हो गया, ठीक है। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन था। आई हैव हैड अ पेन फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से पेन है। आई हैव नॉट हैड अ पेन फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से पेन नहीं है। हैव आई हैड अ पेन फॉर 2 years, क्या मेरे पास 2 साल से पेन है। तो इन तमाम पोजीशन में सेंटेंसेस के अंदर आपने समझा कि जहाँ आपकी मलकियत की बात होगी वहाँ पे हम हैव इस्तेमाल करेंगे और हैव का मज़ीद इस्तेमाल हम आगे चल के आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, अब बात हम करते हैं ऑब्जेक्ट की। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई किक फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल को लात मारता हूँ। अच्छा, एक्शन किसने रिसीव किया, फुटबॉल ने, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। क्या पकाती है, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, फूड का, तो फूड ऑब्जेक्ट हो गया कि ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। अब देखने का अमल किसको हो रहा है, क्या देखा जा रहा है, टीवी, तो टीवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सिंपल सी बात ये हुई कि जो हमारे सेंटेंस के अंदर एक्शन को रिसीव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हम आई यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही, शी, इट, और अगर प्लूरल है तो दे। फिर हम बात करेंगे एडवर्ब की। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। एडवर्ब की जब भी बात की जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में कि एक्शन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी डिटेल के बारे में बात करता है। और फिर होता है एडजेक्टिव। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में हम एक्स्ट्रा वर्ड देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो वर्ड, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अभी आपको इसके में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, जब हम आगे चलेंगे तो ये चीज़ें साथ के साथ मैं आपको डिफ़ाइन करता रहूँगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की। हर लैंग्वेज का कोई ना कोई पैटर्न होता है। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। जैसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई राइट, मैं लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई राइट हिम अ लेटर, मैं उससे ख़त लिखता हूँ। या यूँ भी कह सकते हैं आई राइट अ लेटर टू हिम, मैं उससे ख़त लिखता हूँ।
उर्दू में उसके मीनिंग वही होंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी किया जा सकता है। तो ये बात याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, इसके साथ कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी है तो बंदा वो भी करता है। मैं लिखता हूँ, मैं ख़त लिखता हूँ, मैं उससे ख़त लिखता हूँ। तो इस किस्म के उर्दू में भी जुमले बोले जाते हैं, इंग्लिश में भी बोले जाते हैं, लेकिन हमने इंग्लिश के पैटर्न को फॉलो करना है। इंग्लिश का पैटर्न सिंपल सा है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम, हर, इट and them. These are direct object. Whenever we use direct object after the object, we use to before direct object. I give him 10 rupees. मैं उसे 10 रुपये देता हूँ। हिम क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी जिससे हम डायरेक्टली जुमले में या सेंटेंस में मुखातिब करते हैं। आई गिव हिम 10 रुपीज़, मैं उसे 10 रुपये देता हूँ। क्या देता हूँ? पैसे, मतलब 10 रुपये। आई गिव 10 रुपीज़ टू हिम। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम आखिर में आएगा अगर सेंटेंस में, तो उससे पहले हम टू इस्तेमाल करेंगे। आई गिव 10 रुपीज़ टू हिम। मैंने उसे मीठा पेश किया। आई प्रेजेंटेड हिम स्वीट, मतलब उससे किसे? हिम। हिम यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्वीट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर हम इस सेंटेंस को दूसरा हिम लास्ट में लाना चाह रहे हैं, स्वीट को पहले लाएंगे, तो इंग्लिश में सेंटेंस, उर्दू में तो वही रहेगा कि मैंने उसे मीठा पेश किया, लेकिन इंग्लिश में ये चेंज हो जाएगा। आई प्रेजेंटेड स्वीट टू हिम। An object does not receive any action is called object complement and it cannot be converted in passive. जो ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव नहीं करता, हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, लेकिन बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जिनमें जो है मतलब ऑब्जेक्ट जो है एक्शन रिसीव नहीं करता, उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब स्कूल जो है कोई बाज़ार एक्शन रिसीव नहीं कर रहा। आई गो टू ऑफिस, कोई एक्शन रिसीव नहीं करता। आई गो टू क्लब। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कोई एक्शन रिसीव नहीं करता, उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो बस ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। इसकी मज़ीद मालूमात और उसको हम साथ के साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इन फ्यूचर डिस्कस करते रहेंगे। तो बस आप इतनी सी बात समझें कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट एंड देम है। अगर हम इनको सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, आखिरी में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे पहले टू इस्तेमाल हो जाएगा जब हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा आई गिव हिम 10 रुपीज़, यानी हिम भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या दिए हमने? पैसे, तो वो भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब जुमले के आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम टू लगाएंगे। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ सेंटेंस 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन या कन्फर्मेटिव, या इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कहते हैं, यानी इसमें हम अपने एक्शन को कंफर्म करते हैं। अफर्मेटिव मतलब सादा, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। नेगेटिव यानी इनकारिया, मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। क्वेश्चन मतलब सवाल करना, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। और कन्फर्मेटिव, या आप उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कुछ लोग कहते हैं, इसमें ये होता है कि आपने जो काम किया होता है उसके बारे में पूछते हैं कि क्या मैं ये नहीं करता, यानी आपको नहीं, दूसरे सेकंड पर्सन से इसको कंफर्म करना होता है। क्या मैं नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले, यानी मैं खेलता हूँ लेकिन उस शख्स से दोबारा वो बात कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेलता, क्या मैं ये काम नहीं करता।
तो जिसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो तो उनको कन्फर्मेटिव कहते हैं, यानी कन्फर्म कर रहे होते हैं अपने एक्शन को, हालांकि आप वो काम करते हैं। तो इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमें पढ़ाया जाता है वो बस इतना ही पढ़ाया जाता है कि अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस मतलब एडवांस लेवल में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फर्स्ट ग्रामर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को बताएं कि हम ऑनलाइन आराम से अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक थे मैंने डिस्कस किया आपसे। तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड होगी प्रेजेंट सिंपल के बारे में। तो आपके कमेंट्स से मुझे अच्छी तरह टीचिंग करने में और मदद करेंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बात आपको समझ में ना आए आप कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो नेक्स्ट लेसन्स में मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को आपको डिफ़ाइन किया जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।